जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 24 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 24 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान प्लस आयतन, दूसरा ऑप्शन है आयतन बटा द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान बटा आयतन और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान गुना आयतन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि घनत्व जो है इन चारों में से किसका अनुपात है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी घनत्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। और इसके लिए आप सभी फार्मूला क्या लिखते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी घनत्व का फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है फार्मूला? मास बटा वॉल्यूम। ध्यान में रखिएगा, मास को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। वॉल्यूम को क्या कहते हैं? तो सर आयतन कहते हैं। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि घनत्व का फार्मूला द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो क्या हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व बोला जाता है? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा था, तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि घनत्व जो है इसका SI यूनिट क्या होगा, घनत्व का SI यूनिट क्या होगा, तब आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी द्रव्यमान का यूनिट होता है kg और साथ ही साथ आयतन का यूनिट हम लोग मीटर क्यूब लिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि घनत्व का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बताओ कि घनत्व का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यानी कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए मास को हम लोग m से ही रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पे मीटर क्यूब है ये एक्चुअली लेंथ को बता रहा है, तो मीटर क्यूब के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? L क्यूब लिखेंगे। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखें, ये L⁻³ जो है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा L⁻³ और क्या करेंगे? बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, यानी कि घनत्व का बीमीय सूत्र हो जाएगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि घनत्व जो है ये किस प्रकार की राशि है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए आपका जो घनत्व है ये क्या है? आप कहेंगे अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है और अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है। वस्तु की औसत गति क्या होगी? 5 मीटर, फिर है आपका 5 सेकंड और तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड और चौथा ऑप्शन है 6 मीटर पर सेकंड। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी ये तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि औसत गति क्या होगी, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी। और हम सबों को मालूम है कि एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या होता है? आप कहते हैं टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, यानी कि अगर हम 4 सेकंड को T1 मान लें, 4 सेकंड को क्या मान लें? T1 मान लें और 15 मीटर को हम लोग D1 मान लें, आपको कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में जो टाइम है वो 2 सेकंड है, यानी कि T2 हमारा कितना हो जाएगा? 2 सेकंड और D2 कितना है? तो गुरुजी 15 मीटर ही है।
और आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि जब इस तरह से वस्तु चल रही है तो पूछा जा रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। आप क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 मीटर। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा 30/6, 6 5 से 30, यानी कि जो वस्तु है उसका जो औसत गति होगा वो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। प्रजातिकरण, परागण, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है उर्वरीकरण। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा। तो एज अ स्टैटिक जीके आप सभी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि प्रजातियों में परिवर्तन, प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। आप कहेंगे कि चलो सर ये तो स्टैटिक जीके के रूप में याद रह जाएगा कि किसी भी स्पीसीज में जो परिवर्तन होगा वो उसको जीवित रहने में फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन ये परिवर्तन है क्या। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रजातियों में परिवर्तन को उसके आनुवंशिक लक्षण से जोड़ करके देखा जाता है। और हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि जैविक आबादी में आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। या जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन कहलाता है। न हो तो आप सभी लिख भी लेंगे, क्या लिखेंगे कि जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर परिवर्तन ही होगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो परागण भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है, परागण को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा पॉलिनेशन क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर से, ध्यान में रखिएगा अंदर को हम लोग परागकोश कहते हैं। तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसके परागकोश से परागकण का स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पे जो हस्तांतरण होता है वही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो सरल शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिनेशन के प्रक्रिया में क्या होता है कि अंदर से पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण कहाँ पे चलाता है, स्टिग्मा पे चलाता है। या आप और सरल तरीके से कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन का परागकण का अंदर से स्टिग्मा पे हस्तांतरित होना या हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन यानी कि परागण कहलाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में उर्वरीकरण भी दिया हुआ है। भाई मेरे इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ करता है ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन या फिर उर्वरीकरण कहलाता है। और इसके उपरांत क्या बनता है, जाइगोट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मज कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में डैश होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 40, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 39.2। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई लड़का है जो 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़े रहता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि लड़के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो जूल में कितना होगा। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो लड़का 4 kg के स्कूल बैग को सिर्फ 30 सेकेंड तक पकड़े रहता है,
यहाँ पे कहीं पे भी विस्थापन नहीं हो रहा है। और हम सबों को मालूम है कि कार्ज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, हम सभी कहते हैं F इंटू एस होता है। क्या होता है? F इंटू एस होता है। और हम सभी क्या कहते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो जाए तब हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिकली वहाँ पे कार्य हुआ है। और अगर किसी वस्तु पर बल लगे, वस्तु विस्थापित ना हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वहाँ पे कार्य नहीं हुआ। तो जब लड़का यहाँ पे 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़े हुए है, इसके द्वारा यहाँ पे कोई विस्थापन किया जा रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे कोई कार्य भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लड़के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी लड़के द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो आप बताइए कि आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 0 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो आप देख लीजिए, आप क्या कहेंगे, सर तीसरे ऑप्शन में 0 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ही आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो जाए तब जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? तो बल गुना विस्थापन होगा। एस क्या है? विस्थापन है। और ध्यान में रखिएगा कि अगर बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा, तब जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? तो आप सभी याद रखना, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होगा। क्या होगा? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आपको कॉस थीटा के 3 वैल्यू याद रखना है जिससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तब जो आपका किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा और क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा तो किया गया कार्य धनात्मक होगा और क्या होगा? अधिकतम होगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। काहे? तो सर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। क्या होता है? 0। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इस केस में जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है, बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तब जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा और मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो इस केस में जो आपका W होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा और साथ ही साथ क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। तो आप ये 3 चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है एक्स किरणें, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोवेव, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त, चौथा ऑप्शन है परावैक्नी। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी गर्म भट्ठी से जो उत्सर्जित विकिरण होती है वो कैसी होती है। आप क्या कहेंगे? गुरुजी कई दफ़ा हम लोगों ने याद करा है कि किसी भी गर्म भट्ठी से जो उत्सर्जित विकिरण होती है, यानी कि जो विकिरण निकलती है वो अवरक्त किरणों के रूप में निकलती है। किस किरण के रूप में निकलती है? आप कहते हैं अवरक्त किरण के रूप में निकलती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में इंफ्रारेड रे कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि अवरक्त किरणें क्या है, इसको हम लोग एक लाइन में कैसे कह सकते हैं? मेरे मित्र सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो अवरक्त किरणें हैं ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसी को? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो कोई भी आपसे ये पूछे, ये बताओ कि अवरक्त किरणें क्या है, आप कहेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि अवरक्त किरणें की खोज किसने करा था, तो आप सभी याद रखना इस किरण का खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा? हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने करा। और साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि इंफ्रारेड किरण का यूज़ कहाँ पे किया जाता है,
तो आप सभी याद रखेंगे कि टीवी रिमोट कंट्रोल में, यानी कि जो रिमोट होता है घरों में टीवी के लिए, उससे जो आपका रे निकलता है वो भी क्या होता है, अवरक्त किरण ही होता है। तो पहला यूज़ तो इसका टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा यूज इसका रोगियों के सेकाई करने में किया जाता है, या रोगियों के सेकाई में किया जाता है, सेकाई में किया जाता है। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में तो एक्स किरणें भी है, ये बताओ कि एक्स किरणें की खोज किसने करा और साथ ही साथ इसका क्या यूज़ होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एक्स किरण है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स रे कहते हैं। और नो डाउट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम होगा कि एक्स रे की खोज किसने करा। तो आप सभी कहते हैं कि एक्स रे की खोज रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा, रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने करा। और नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि एक्सरे हम लोग कब करवाते हैं, तो किसी अंगों के जांच के लिए करवाते हैं। मतलब साफ है कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, आप कहेंगे चिकित्सा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो परावैगनी किरण भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परावैगनी किरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग यूवी रे भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने करा, तो यूवी रे की खोज जो है वो रीटर नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा, रीटर नामक वैज्ञानिक ने करा। और ध्यान दीजिएगा कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे यूवी रे का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे ध्यान देंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसकी खोज किसने करा था, आइंस्टीन ने करा था। और इसी खोज के लिए आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि परावैगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रे या फिर यूवी रे, इसकी खोज रीटर नामक वैज्ञानिक ने करा। और इसका यूज़ कहाँ पे मेनली रूप से किया जाता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो माइक्रोवेव भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग माइक्रोवेव की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि जो माइक्रोवेव है ये क्या है, तो रेडियो वेव का, माइक्रोवेव क्या है, रेडियो वेव का सब क्लास है, यानी कि उपवर्ग है। क्या है, उपवर्ग है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि माइक्रोवेव का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो बृहत रूप से यानी कि ज़्यादातर माइक्रोवेव का यूज़ माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। और साथ ही साथ इसका उपयोग रडार में भी किया जाता है, नेविगेशन के लिए भी किया जाता है और खगोल विज्ञान में भी किया जाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि माइक्रोवेव क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये जो है ये रेडियो वेव का एक उपवर्ग है, यानी कि सब क्लास है, जिसका ज़्यादातर उपयोग कहाँ पे किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित में से कौन से तरंग का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, माइक्रोवेव ओवन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सा तरंग होगा, माइक्रोवेव ही होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। और अदर इसका उपयोग क्या होता है, तो रडार में किया जाता है, जिसको हम लोग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहते हैं। और साथ ही साथ जो नेविगेशन होता है उसमें भी किया जाता है और खगोल विज्ञान में भी किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आप कहेंगे सर आसानी से बन जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी, दूसरा ऑप्शन है इसकी वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी, तीसरा ऑप्शन है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, और चौथा ऑप्शन है इसकी वक्रता त्रिज्या के समान। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी
कोई भी जो गोलाकार दर्पण होता है उसके लिए हम लोग फोकस दूरी इक्वल टू फार्मूला क्या लिखते हैं, r/2 लिखते हैं। और ये r क्या है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी वक्रता त्रिज्या है। r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। चूँकि यहाँ पे r/2 लिखा जा रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या कहते हैं हम लोग कि f जो है वो r की आधी होती है। r बोले तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब आप f = r/2 कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि फोकस दूरी r की आधी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। लेकिन क्या हम लोग इसी फार्मूला से यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि गुरुजी r = 2f, क्या लिख सकते हैं, r = 2f? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेरे मित्र ध्यान देंगे, ये आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या, और ये क्या है, फोकस दूरी। और इस रिलेशन से हम ये भी तो कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। जी हाँ, आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या कहेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। क्या होती है, दोगुनी होती है। जबकि फोकस दूरी क्या होती है, तो सर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकेंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर पर सेकेंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 120 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 1000 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 900 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 360 न्यूटन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी बंदूक से गोली दागी जाती है जिसमें गोली का द्रव्यमान 12 ग्राम है और गोली को बंदूक के बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकेंड का समय लगता है और साथ ही गोली का जो वेग है वो 600 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बंदूक द्वारा गोली पर जो आरोपित बल है वो कितना होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आसानी से बन जाएगा, बस थोड़ा सा हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जो डाटा दिए हुए हैं उसको पहले लिखना होगा और F = ma लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो गुरुजी क्वेश्चन में 12 ग्राम दिया हुआ है। तो क्या 12 ग्राम पे हमारा आंसर आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या करना होगा, सर इस ग्राम को हमको केजी में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, 12/1000 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0.012 kg हो जाएगा। यानी कि गोली का द्रव्यमान कितना हो गया, 0.012 kg। साथ ही इसको बंदूक के बैरल से बाहर निकलने में कितना समय लग रहा है, तो गुरुजी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.06 सेकेंड का समय लग रहा है। और साथ ही गोली का वेग कितना हो जा रहा है, तो गुरुजी गोली का वेग जो है वो 600 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, ये जो 600 मीटर पर सेकेंड है ये गोली का कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये गोली का अंतिम वेग है, क्योंकि गोली इस रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही है और जब गोली चलना स्टार्ट किया होगा उस समय इसका जो प्रारंभिक वेग रहा होगा वो क्या होगा, 0 रहा होगा। जब आप ट्रिगर दबाएंगे, जैसे ही उसका जो नॉक है गोली के पैनल पे मारेगा तो क्या अचानक से गोली 600 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागना शुरू कर देगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, वो तो 0 से स्टार्ट करेगी और बंदूक से जब वो बाहर निकलेगी तब उसका वेग क्या हो जाएगा, 600 मीटर पर सेकेंड, और इस रफ्तार से वो क्या होगी, तो सर आगे की ओर बढ़ेगी। मतलब साफ है कि जो 600 मीटर पर सेकेंड है वो गोली का क्या है, अंतिम वेग है और इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? आप कहेंगे सर चलना तो स्टार्ट 0 से ही करेगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा, यानी कि F = व्हाट। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी F = फार्मूला होता है ma। क्या होता है, ma। आप कहेंगे कि यहाँ पे गोली का द्रव्यमान तो हमको मालूम है लेकिन त्वरण मालूम नहीं है। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो आप a लिखे हैं तो त्वरण के लिए फार्मूला क्या होता है,
आप कहेंगे v माइनस यू बाई टी होता है। तो क्या हम इसी फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? आप कहेंगे सर आसानी से हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि m के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे m के जगह 0.012 लिखेंगे। v के जगह क्या लिखेंगे? आप कहेंगे 600। u के जगह आप कहेंगे 0 और t के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? आप कहेंगे 0.06 लिखेंगे। मेरे मित्र जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि 0.012 इंटू क्या हो जाएगा? तो गुरु जी 600 में से 0 चला जाएगा तो 600 ही बचेगा। तो लीजिए इंटू 600 कर दिए और बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 0.06 हो जाएगा। जब आप यहाँ से क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो आप कहेंगे सर ऊपर में 2 को 0 बढ़ा दीजिए। और साथ ही ध्यान दीजिएगा जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आप कहेंगे गुरुजी नीचे में 3 को 0 बढ़ा दीजिए। मेरे मित्र ध्यान देंगे ये 3 0 जो है इस 3 0 को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है? तो गुरुजी 60 बच जा रहा है और नीचे में क्या है? 6 है। तो 6 दाहें कितना होता है? आप कहेंगे 60। 12 दाहें कितना होता है? आप कहेंगे 120। ये क्या हो जाएगा? तो गुरुजी न्यूटन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बंदूक द्वारा जो गोली पर आरोपित बल है वो कितना है? 120 न्यूटन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में डैश होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कोई दिशा नहीं, दिशा, परिमाण और दिशा, और चौथा ऑप्शन है परिमाण। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग संवेग की बात करते हैं हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी संवेग जो है वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जाहिर सी बात है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होगी। मतलब साफ है कि संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होगा। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके ख़त्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहलाएगा, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कहलाएगा, सौर ऊर्जा, या फिर ऊर्जा के अच्छे स्रोत कहलाएंगे? क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिसके ख़त्म हो जाने पर उसे जल्दी बदला नहीं जा सकता है, उस प्रकार के स्रोत को हम लोग क्या कहेंगे? मेरे मित्र आप सभी कोल और पेट्रोलियम के बारे में क्या कहते हैं कि गुरुजी कोयला और पेट्रोलियम दोनों को ही बनने में प्रकृति में एक लंबा समय लग जाता है, लगभग 1000 साल लग जाता है। और अगर ये दोनों एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर से हम लोग इसको जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि फिर से इसको जल्दी बदला नहीं जा सकता। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा के वैसे सभी स्रोत जो एक बार ख़त्म होने पर फिर से उसको जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग गैर नवीकरणीय लगा रहे हैं, इस शब्द का ही अपना मायने होता है। क्या मायने होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि नवी का मतलब क्या होता है? नया, और करणीय का मतलब क्या होता है? करना। यानी कि ऊर्जा का वैसा स्रोत, ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसको जल्दी से नया नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और इसके उदाहरण कौन हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो कोल है और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम है, इसको बनने में हज़ारों साल लग जाता है, इसको जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये क्या होंगे? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि फिर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा या नवीकरणीय ऊर्जा क्या होगा, तो मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान देंगे, नवी का मतलब फिर से नया हो जाएगा और करणीय का मतलब क्या हो जाएगा? करना हो जाएगा।
यानी कि वैसे ऊर्जा के स्रोत या वैसा ऊर्जा जिसको फिर से पुनः जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसी को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, गैर नवीकरणीय जहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा मतलब ये हुआ कि उसको फिर से जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और नवीकरणीय जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसको जल्दी से यानी कि इसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, आप क्या कहेंगे? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहलाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपके तीसरे ऑप्शन में सौर ऊर्जा है वो क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा आपको पर डे मिलती है, वैसा कोई भी ऊर्जा जो आपको पुनः प्राप्त हो सकती है वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा कहलाएगा। और सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ऊर्जा के अच्छे स्रोत दिए हुए हैं, तो क्या ऊर्जा के अच्छे स्रोत का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत आप उसी को बोलेंगे, ऊर्जा का अच्छा स्रोत आप उसी को बोलेंगे जिससे मिलने वाली ऊर्जा जो है वो क्या हो? सस्ता हो। क्या हो सर? सस्ता हो। अब महंगा हो जाएगा तो बहुत आदमी के पहुंच से ही दूर हो जाएगा, तो वैसा ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा? ऊर्जा का अच्छा स्रोत वही माना जाएगा, पहला चीज़ जो क्या हो सर? सस्ता हो, और दूसरा जिसको परिवहन करने में आसानी हो, जिसको परिवहन करने में आसानी हो, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या हो सर? आसानी हो। और साथ ही सबसे अहम चीज़ क्या होना चाहिए कि उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू हो या फिर उसका जो ऊष्मीय मान हो वो ज़्यादा हो। ऊष्मीय मान क्या हो? ज़्यादा हो। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऊर्जा का स्रोत अच्छा ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा। कब? जब वो क्या हो? सस्ता हो, चीप एंड बेस्ट हो, साथ ही साथ उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो, और क्या हो? उसका ऊष्मीय मान ज़्यादा हो यानी कि अधिक हो। और साथ ही साथ क्या ध्यान में रखेंगे कि हर जगह मिलना संभव हो, हर जगह मिलना संभव हो। ये भी क्या होगा? तो सर ऊर्जा स्रोत के अच्छे होने का निशानी होगा। अब कोई ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसका सारा चीज़ तो ठीक है, वो सस्ता भी है, परिवहन करने में भी आसानी होगा, उसमें मान उसका भी अधिक होगा, लेकिन वो हर जगह मिल ही नहीं पाएगा, वो दुर्लभ ऊर्जा स्रोत कहलाएगा। तो फिर वो तो अच्छा ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाएगा। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत वही स्रोत माना जाएगा जो सस्ता होगा, जिसको परिवहन करने में आसानी होगा, जिसका ऊष्मीय मान अधिक होगा और हर जगह पे मिलना उसका संभव होगा। वो क्या कहलाएगा? तो सर गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? ऑप्शन दिया हुआ है धारे के चुंबकीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है धारे के शीतलन प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है धारे के ऊष्मीय प्रभाव, और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि विद्युतीय विगलन जो है वो इन चारों में से किस पे आधारित होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी विद्युतीय तो समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है विद्युत धारा, लेकिन ये विगलन का मतलब क्या होता है? तो मेरे मित्र विगलन का मतलब होता है गलना। इसका मतलब क्या होता है? गलना। और आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि विद्युत रूप से जो कोई भी चीज़ गल जाता है वो इन चारों में से किस प्रभाव के चलते गल जाता है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी चीज़ को गलने के लिए ताप चाहिए होता है, और हम सबों को मालूम है कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है, इससे हम लोगों को क्या मिलती है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ऊष्मा मिलती है, यानी कि ताप मिलती है, और इसी ताप से क्या होगा? तो सर विद्युतीय विगलन की घटना होगी, यानी कि विद्युत रूप से कोई भी चीज़ गल जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे कि विद्युत धारा के मुख्य रूप से 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं। धारा के मुख्य रूप से 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं, और वो 3 प्रभाव कौन कौन सा है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे
पहला होता है आपका उष्मीय प्रभाव, पहला कौन सा होता है? उष्मीय प्रभाव। दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव। दूसरा कौन सा होता है? चुंबकीय प्रभाव। और तीसरा आपका कौन सा होता है? तो रासायनिक प्रभाव। क्या होता है? रासायनिक प्रभाव। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में जो विद्युत धारा का शीतलन प्रभाव दिया गया है, तो विद्युत धारा का शीतलन प्रभाव कुछ भी नहीं होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है जस्ता और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ उग्र रूप से यानी कि बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। आप सबों के मन में चल रहा होगा, गुरुजी ये बताओ कि जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है? जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, तो अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या देखने को मिल सकता है? तो मेरे मित्र यहाँ पे पहले आप सभी एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, क्या कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तब ये क्या बनाएगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये धातु का ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। धातु का क्या करेगा? ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो या तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, या तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, या फिर मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चारों में से कौन सा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और हमारे ऑप्शन में सोडियम दिया हुआ है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो सोडियम होगा। लेकिन अगर सोडियम वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब सोडियम आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH बनाएगा और साथ ही साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? आप सभी कहेंगे सर सोडियम शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है और ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर सोडियम ना रहता, ऑप्शन में पोटेशियम रहता, तो हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो लोहा, जस्ता और एल्यूमिनियम भी दिया हुआ है, तो क्या ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। आप कहेंगे ये किसके साथ करते हैं? तो आप सभी यहाँ पे स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि लोहा, साथ ही साथ जस्ता एवं एल्यूमिनियम भाप के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है? और आपके ऑप्शन में लोहा, जस्ता और एल्युमिनियम में से कोई एक रहता है, तो इन तीनों में से कोई भी एक होगा, आप उसको आराम से टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक हैं। ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है CuO, तीसरा ऑप्शन है CO और चौथा ऑप्शन है Cu। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करता है, इनमें से कौन सा अपचयन अभिकारक होता है, यानी कि कौन सा रिएजेंट जो है वो आपका अपचायक होता है, ये आपको बताना है। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे पता चलेगा?
मेरे मित्र आसानी से पता चल जाएगा और आसानी से आप सभी सीख भी जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया किसके बीच में होना है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में होना है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराई जाएगी तब क्या बनेगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कॉपर बनेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर बनेगा और साथ ही साथ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मेरे मित्र इस अभिक्रिया से आप सभी क्या समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी हम लोग समझ रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो बाहर निकल गया। कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो क्या निकल गया? तो सर बाहर निकल गया और वो बाहर निकल करके इस कार्बन ऑक्साइड में जुट गया और जुट करके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, यानी कि CO2 बना लिया। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है। क्या हो रही है सर? ऑक्सीजन निकल रही है। और किसी भी यौगिक से जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उसका अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। क्योंकि अपचयन में क्या होता है? तो सर ऑक्सीजन निकलती है, जबकि उपचयन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन जुटती है। आप इसको ऐसे समझेंगे, जब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुटता है, जबकि रिडक्शन में क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी रिडक्शन में जो है ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? तो आप कहते हैं अपचयन। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, मतलब ये क्या हो जा रहा है? तो सर कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे जो है वो अपचयन हो जा रहा है। ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन बाहर निकल करके किसके साथ जुट रहा है? तो गुरुजी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुट रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है? तो सर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है और तब ये जाकर के क्या फॉर्म कर ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका जो अपचयन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? तो गुरुजी ये कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहा है। कौन कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये अपचायक है। क्या है? अपचायक है। ध्यान में रखेंगे, अपचायक को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये अपचायक का परिभाषा क्या होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अपचायक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित कर स्वयं उपचयित हो जाती है। उपचयित बोले तो स्वयं का ऑक्सीडेशन हो जाता है, स्वयं उपचयित हो जाती है। क्या कहलाती है? आप कहेंगे अपचायक कहलाती है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। ध्यान दीजिएगा फिर से कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है? इससे ऑक्सीजन को ले रहा है। तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जा रहा है? तो गुरुजी इसका अपचयन हो रहा है। किसके द्वारा? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो हमने क्या लिखा कि वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड को क्या कर दे रहा है? तो सर इसका रिडक्शन कर दे रहा है, यानी कि अपचयन कर दे रहा है। और ये खुद क्या हो जा रहा है? तो खुद उपचयित हो जा रहा है। मतलब क्या? कि खुद ऑक्सीडेट हो जा रहा है, यानी कि खुद का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। और ये क्या कहलाता है सर? अपचायक कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी तीर चिन्ह से पीछे जो रहता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, तीर चिन्ह के बाद जो रहता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे अपचयन अभिकारक जो है वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। और ध्यान में रखेंगे कि अपचयन अभिकारक बोल ले या फिर अपचायक बोल ले, दोनों बात सेम है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑप्शन सी में है। तो बिल्कुल ही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? तो आप कहेंगे वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित कर दे और खुद क्या हो जाए? ऑक्सीकृत हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है हाफ mv द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हाफ mv स्क्वायर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है mgs द्वारा और चौथा ऑप्शन है हाफ mv⁻⁻2 द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी वर्षों से याद कर रहे हैं कि के इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सरीसृप, दूसरा ऑप्शन है स्तनधारी, तीसरा ऑप्शन है मछली, चौथा ऑप्शन है उभयचर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और साथ ही साथ उसका जो ब्लड होता है वो गर्म होता है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन की तो आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी पहले ऑप्शन में है सरीसृप। क्या है? सरीसृप। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सरीसृप के हार्ट में मूलतः 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपवाद भी याद रखते हैं। अपवाद के रूप में किसका? तो सर नाम लेते हैं हम लोग मगरमच्छ का और साथ ही साथ किसका? तो घड़ियाल का। मगरमच्छ और घड़ियाल इन दोनों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन ये है क्या? तो रेप्टाइल श्रेणी के जंतु ही हैं, यानी कि ये भी सरीसृप श्रेणी के जंतु ही हैं। सरीसृप श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसके हार्ट में मूलतः 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं कि जो सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं इसका जो ब्लड होता है वो क्या होता है? तो गुरुजी ठंडा होता है, यानी कि इसके रक्त को हम लोग क्या कहते हैं? शीत रक्तीय कहते हैं। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और आपका दूसरा ऑप्शन है स्तनधारी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेमेलिया कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मेमेलिया उस जंतु को बोला जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। और जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं इन सभी के हार्ट में 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं? तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि इसका जो रक्त होता है वो क्या होता है? तो गुरुजी गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। और साथ ही आपका तीसरा ऑप्शन है मछली। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मछली जो है वो पिसेज वर्ग का जंतु है और मछली के हार्ट में केवल 2 ही चैम्बर होता है और साथ ही साथ इसका ब्लड कैसा होता है? तो गुरुजी ये भी शीत रक्तीय होते हैं, यानी कि ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और आपका अगला ऑप्शन है उभयचर। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी उभयचर हम लोग उसको बोलते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं और इसके भी हार्ट में कितना चैम्बर? 3 चैम्बर होता है। और ये भी क्या होते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि शीत रक्तीय होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं? तो 4 कोष्ठीय होते हैं और वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि गर्म रक्त वाले होते हैं। तो हमारी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो लिख लीजिए सर, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि संगमरमर चिप्स पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिरा दिया जाए तो वहाँ पे जो अभिक्रिया होगा उसके लिए हम लोग रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि यहाँ पे जो संगमरमर चिप्स की बात की जा रही है तो ये संगमरमर चिप्स का फार्मूला क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि संगमरमर चिप्स को हम लोग CaCO3 कहते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोला जाता है? संगमरमर बोला जाता है। और क्या कहा जा रहा है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या क्रिया होती है? मतलब क्या कि जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या फॉर्म होता है? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये समझना होगा कि जब CaCO3 HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब ये प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में किस किस चीज़ का निर्माण करता है? बिल्कुल सर। और मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब आपका CaCO3 HCl के साथ अभिक्रिया करता है
तब ये क्या बनाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, CaCl2 बनाता है। और साथ ही साथ क्या बनता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है। और क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ डाइल्यूट HCl देन दे फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड H2O एंड CO2। आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में यह अभिक्रिया है। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है उभयचर, दूसरा ऑप्शन है पक्षी, तीसरा ऑप्शन है सरीसृप और चौथा ऑप्शन है मीन। आप कहेंगे कि सर इसका आंसर कैसे पता लगाएंगे, तो मेरे मित्र आसानी से पता कर सकते हैं। बस एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जितने भी वर्टिब्रे टाइप के जंतु होते हैं, यानी कि जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं, ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, वर्टिब्रे भी कहते हैं। तो जो आपको आसान लगे उसको आप याद रख सकते हैं। तो जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं उसको 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं उसको कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है, तो सर 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला आपका कौन सा होता है, मत्स्य वर्ग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिशेज कहते हैं। दूसरा आपका कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपका सरीसृप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। तीसरा आपका क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका उभयचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग एम्फीबियन कहते हैं। और फिर नेक्स्ट आपका क्या होता है, तो नेक्स्ट होता है मेमेलिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। और साथ ही नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, तो नेक्स्ट होता है आपका एबीज वर्ग, जिसमें पक्षी वगैरह आते हैं। ठीक है, और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मत्स्य, सरीसृप और उभयचर, इन तीनों का जो ब्लड होता है, इन तीनों का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है। यानी कि ये तीनों शीत रक्तीय जंतु होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, शीत रक्तीय जंतु होते हैं। जबकि जो मैमेलिया वर्ग के जंतु होते हैं और साथ ही जो एबीज वर्ग के जंतु होते हैं, इसका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये गर्म रक्तीय जंतु होते हैं। क्या होते हैं, गर्म रक्तीय जंतु होते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को ध्यान में रखना है कि एबीज वर्ग में कौन आ जाते हैं, तो जितने भी पक्षी हैं वे सभी के सभी एबीज वर्ग में आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। आपका पहला ऑप्शन है उभयचर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका ब्लड क्या होगा, शीत रक्तीय होगा। और आपका दूसरा ऑप्शन है पक्षी। आप कहेंगे, आपने अभी जस्ट बताया कि स्तनधारी और एबीज वर्ग के जो जंतु होंगे उसका जो ब्लड होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। और जो हमारा एबीज वर्ग है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है, पक्षी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पक्षी हो जाएगा। तो सर सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। अक्रिय गैस, हैलोजन, लैंथोनाइट्स, एक्टिनाइट्स। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व होते हैं उसे क्या कहा जाता है। मैंने अपने सेशन में कई बार आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूँगा और सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 6। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो आवर्त सारणी के वो किस समूह में होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे बात की जा रही है 12 प्रोटॉन की। किसकी बात की जा रही है, 12 प्रोटॉन की। और हम सबों को मालूम है कि किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हैं प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 प्रोटॉन है
तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे कि गुरुजी उसका एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा। और 12 एटॉमिक नंबर कौन से तत्व का है? आप कहेंगे सर जी मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का है। और मेरे मित्र आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और इसीलिए हम लोग Z = P = E भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमको क्या पता करना है? ये जो मैग्नीशियम है ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से वर्ग में पाया जाएगा। क्या है? तो किसी भी परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो आवर्त सारणी में उसके वर्ग या समूह को निर्धारित करता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो अगर हम कक्षा के आधार पर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 2 8 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में कितना होगा? आप कहेंगे 2। तीसरा कक्षा क्या होगा? आप कहेंगे बाह्यतम कक्षा। मतलब साफ है कि मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो आप कहेंगे गुरुजी मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हो गया, और इसीलिए मैग्नीशियम जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाया जाएगा। कितने में पाया जाएगा सर? वर्ग 2 में पाया जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ही ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है? आप कहेंगे गर्भनाल कहा जाता है। सर कई सालों से याद करते आ रहे हैं और ध्यान में रखेंगे कि गर्भनाल को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में प्लेसेंटा या गर्भनाल दिया हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन बी में सिर्फ नाल लिखा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं गर्भनाल से कनेक्ट हो रहा है। तो सही आंसर भी क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश हरा हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच की पट्टी पर रखा जाता है तब पीएच की पट्टी का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बात की जा रही है सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है। तो इसका नेचर बेसिक होता है। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। मतलब क्या? इसका नेचर जो है वो क्षारीय होता है, और इसीलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? तो एसिडिटी वगैरह कम करने के लिए करते हैं। लेकिन मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एसिड हो या बेस हो, ये अपना प्रॉपर्टीज तभी शो करते हैं जब इसका जलीय विलयन हमारे पास होता है। यानी कि एसिड या बेस को जब तक जल में न मिलाया जाए तब तक ये अपने गुण को शो नहीं करते हैं। और जब आपकी क्वेश्चन में सीधे सीधे बात की जा रही है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश, मतलब साफ है कि यहाँ पे जलीय विलयन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे सीधे सीधे बात की जा रही है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो जनरली आपका क्या होता है? पाउडर के रूप में होता है, या आप कह सकते हैं ठोस के रूप में होता है। तो जब ठोस बेकिंग सोडा को पीएच पट्टी पे रखा जाएगा तो पीएच पट्टी का रंग कैसा होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इसका नेचर बेसिक होता है, लेकिन कब होगा? जब इसको जल में मिलाया जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन की तो चर्चा नहीं की जा रही है, सीधे सीधे सोडियम बाइकार्बोनेट की चर्चा की जा रही है, जो कि क्या होती है? तो सर पाउडर के रूप में या ठोस रूप हम कह सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई रंग वगैरह प्रदर्शित नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो आप देख लीजिए कि कोई परिवर्तन आपके किस ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे सर दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है परिवर्तित नहीं होता है, तो सर यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर है। तो सर सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है एसिड और बेस अपना प्रॉपर्टीज तभी शो करेगा जब इसका जलीय विलयन हमारे पास होगा। सॉलिड रूप में ये अपना प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। ऑप्शन दिया हुआ है 0,
दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है अनंत, चौथा ऑप्शन है उच्च। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पे होता है जहां वायु दाब है। आप कहेंगे यहाँ पे सर कौन सी संपीड़न की बात की जा रही है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे तरंग वाले संपीड़न की बात की जा रही है। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है, जो अनुदैर्घ्य तरंग है, इसका जो गमन होता है वो कैसे होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो संपीड़न और विरलन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। संपीड़न और विरलन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? आप कहेंगे कि गुरुजी ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। तो जाहिर सी बात है कि जो ध्वनि का गमन होता है या ध्वनि तरंग का गमन होता है वो संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे संपीड़न होगा वहाँ पे वायु दाब क्या होगा? जहाँ पे संपीड़न होगा वहाँ पे वायु दाब उच्च होगा। और क्या होगा? तो गुरुजी वहाँ का घनत्व भी उच्च होगा। और ध्यान में रखेंगे जहाँ पे विरलन होगा वहाँ पे वायु दाब क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे वायु दाब वहाँ पे निम्न होगा। क्या होगा? निम्न होगा। और साथ ही साथ घनत्व क्या होगा? तो आप याद रखेंगे घनत्व भी निम्न होगा। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का जो गमन होता है वो संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। संपीड़न के जगह पे वायु दाब ज़्यादा होता है और घनत्व भी ज़्यादा होता है, और विरलन के जगह पे वायु दाब कम होता है और घनत्व भी कम होता है। जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब है, आप कहेंगे उच्च। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पीली, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरी ऑप्शन है कत्थई, चौथा ऑप्शन है नीली। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए जलती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब आपका संतृप्त कार्बन यौगिक जलेगा, जब आपका संतृप्त कार्बन यौगिक जलेगा तो सर कौन सी ज्वाला प्रदर्शित होगी? आप याद रखेंगे नीली ज्वाला प्रदर्शित होगी। और जब बात की जाएगी असंतृप्त कार्बन यौगिक की, असंतृप्त कार्बन यौगिक की, तो जब असंतृप्त कार्बन यौगिक ऑक्सीजन के अपर्याप्त उपस्थिति में जलेगी तब ये पीली ज्वाला के साथ जलेगी। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। वसा का अवशोषण, वसा का पाइसीकरण, वसा का उत्सर्जन, वसा का पाचन। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 18। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एम सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो सेल होता है वो कहाँ में होता है? तो आप कहते हैं कि परमाणु में होता है। कहाँ पे होता है? परमाणु में होता है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी तत्व के परमाणु की तो आप कहते हैं कि परमाणु जो है वो गोलीय होता है। बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, जिसमें कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और नाभिक से जो सटा हुआ कक्षा होता है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद के कक्षा को एल से, और इसके बाद के कक्षा को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम सबों को मालूम है कि परमाणु के किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो किसी एक कक्षा में कितना होती है? 2n² होती है। जहाँ n क्या है? तो आप कहते हैं n इक्वल टू गुरुजी कक्षा संख्या। n इक्वल टू क्या है? कक्षा संख्या।
मेरे मित्र, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमारा कक्षा संख्या 1 हो, अगर हमारा सेल नंबर क्या हो 1 हो, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 × 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2। अगर हमारा सेल नंबर 2 हो तो हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आप कहेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और अगर हमारा सेल नंबर 3 हो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आप कहेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 जा 18। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा तीसरा कक्षा कौन सा है, m, और m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, आप कहेंगे 18 हो सकता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।